गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है ना टैकोमेट्रिक का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन सा प्रिंसिपल होता है, उन सब की जानकारी मैंने आपको दे दी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उनके अलग अलग केसेस हैं कि स्टाफ को वर्टिकल रखोगे तब कैसा केस बनेगा, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड रखोगे लाइन ऑफ साइट कैसा होगा, उन सब के केस डील करने वाले हैं। ठीक, तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 टैकोमेट्री पार्ट 2। ठीक है, ये उस पर लास्ट लेक्चर है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक ही नहीं हमारा है। पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, 1.25 घंटे की क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा और अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, मेंस के उतने क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं जितने करने चाहिए, जितने मैंने सॉइल में करवाए उतने नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उतना वेटेज ही नहीं इसका है। जो भी वेटेज है जैसे लोकल अट्रैक्शन का था वो कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन मैं बाद में भी थोड़े से करवा दूँगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो देखो, सबसे पहला जो केस निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग केसेस हैं और इनके डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब है कि आपको डेरिवेशन ना फार्मूला रटने की ज़रूरत है, बस आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं फार्मूले से भी काम चल जाएगा और नहीं भी चलता है तो आप डेरिवेशन करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहो। ठीक है, ताकि आपको काम हो जाए। तो दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग कि डिस्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला। डिस्टेंस एंड एलिवेशन, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला फॉर इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट, फॉर इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट। यह ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है जिसे आप देख रहे हो वो क्या है, इंक्लाइंड है। क्या है, इंक्लाइंड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला फॉर इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए। ओके, चल केस 1, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड अपवर्ड। केस 1, लाइन ऑफ साइट, line of sight inclined upward, line of sight inclined upward and staff is held vertical। ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ साइट तो इंक्लाइंड होगा लेकिन जो स्टाफ होगा वो वर्टिकल होगा। एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। क्लियर है? चल अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, पहली बात आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम जब सर्वे करते हैं तो ये स्टीप स्लोप ग्राउंड पे करते हैं। प्लेन सर्वे होता तो हम चेन से कर लेते। तो कुछ ग्राउंड का नेचुरल फीचर कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है नेचुरल ग्राउंड, दैट इज़ यहाँ तक थोड़ा सा ऐसे आ करके कुछ इस तरीके से ऐसे करके है। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड है वो स्लोपी है, थोड़ा सा स्टीप है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राउंड है आपका। चेन सर्वे करना यहाँ पे पॉसिबल सही से नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेगी। क्लियर है? चलो उसके बाद में क्या करना है, मेरे को इक्विपमेंट मैंने यहाँ पे अपना टैकोमीटर रख दिया। ठीक, इस टैकोमीटर की मदद से हम लोग रीडिंग्स लेंगे। चलो अब कौन कौन सी रीडिंग्स आ सकती हैं उनको देखते हैं। थोड़ा सा इक्विपमेंट को छोटा बनाओ ताकि हमको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका टैकोमीटर है। इसकी लाइन ऑफ साइट जो आप देखोगे ये लाइन आएगी, दिस इज़ कॉल्ड HI, दिस इज़ HI, इसको बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड HI।
अब आप क्या करोगे, स्टाफ लगाओगे, स्टाफ ज़मीन के अंदर तो लगा नहीं दोगे, ज़मीन के ऊपर रखोगे। जो भी आपका पास स्टेडिया रॉड होगा, आपने क्या किया, इसको इस तरीके से आपने इसके पास में रख दिया। ठीक, यहाँ से क्या किया आपने, टैकोमीटर की मदद से कुछ यहाँ पे सर्वे किया। ठीक है, सर्वे किया तो आपको पहली बार में हो सकता है कि स्टाफ का जो इंटरसेप्ट है, जो लोअर स्टेडिया रॉड्स है, हो सकता है ये मिला हो। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड S1, दिस इज़ कॉल्ड S1, S1, S1 कहाँ से है, यहाँ से है। ठीक, नेक्स्ट जो लाइन होगी आपकी ऊपर वाली सबसे, दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड अपर है, ये क्या है, अपर है, दिस इज कॉल्ड S2। ये अपर आपका स्टेडिया हेयर है, दिस इज S2। ठीक, ओके। उसके बाद में इसके बीच में एक लाइन आएगी, दिस इज सेंट्रल लाइन, इसके बीच में आएगी, जिसका एंगल मैं बता देता हूँ इस तरीके से। इसके बीच में एक लाइन आएगी, इसको थोड़ा सा रफ करो, बीचों बीच में हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, इस तरीके से। दैट इज़ ये एंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल से, दिस एंगल इज थीटा, हाउ मच, थीटा। तो ध्यान रखिएगा इस डॉट डॉट लाइन से इसके बीच वाली लाइन की क्या वैल्यू है, थीटा। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टाफ कैसा वर्टिकल है, लाइन ऑफ साइड कैसी होगी, इंक्लाइन। लाइन ऑफ साइड अगर इस तरीके से होती तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते, लाइन ऑफ साइड इस तरीके से तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड बोलेंगे। दैट्स क्लियर। चल मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है इसके बीच में, दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस इज़ द कैपिटल डी डिस्टेंस, मेरे को यही निकालना है, दिस इज़ द कैपिटल डी। कैपिटल डी बताना हमको है कि कितनी डिस्टेंस में, हमको देखो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंसेस बताना होता है। बट आप थीटा बता सकते हो, क्योंकि आपके पास थीटा कहाँ से पता चलता है, जो ट्रांजिट थ्योडोलाइट होता है वहाँ से पता चलता है। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हो स्टाफ लगा करके, आप बता सकते हो दिस इज़ द एल, दिस इज़ कॉल्ड एल। इनके पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, सपोज दैट दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी, इसको बोला है सी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स के बारे में। ए इज़, दिस इज़ द अपर स्टेडिया हेयर, अपर स्टेडिया, अपर स्टेडिया हेयर रीडिंग, हेयर रीडिंग, अपर स्टेडिया हेयर रीडिंग। नेक्स्ट है बी पॉइंट है लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग, लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग। और सी इज़ द अबाउट क्रॉस हेयर, सी जो है ना इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, पहले भी लिखा चुका हूँ, दिस इज़ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, ये सेंट्रल पॉइंट जो है उसे क्रॉस हेयर बोलते हैं। ठीक, चल आप ये बताओ, जब आप रीडिंग पढ़ते हो, लाइन ऑफ साइड जब करते हो, तो उसके लिए आपको स्टाफ का होना क्या चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो आपको सेंट्रल के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा, होता नहीं इमेजिनरी रोटेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इमेजिनरी रोटेट करते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं रोटेट कर रहा हूँ, दिस इज़ द रोटेशन पॉइंट, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा। ठीक, ये पॉइंट बी डैश हो जाएगा, ये पॉइंट ए डैश हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लेके S1, यहाँ से लेके S2, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, दिस इज़ S, दिस इज़ S2 माइनस S1। ध्यान दीजिएगा, S आप तभी लिख पाओगे, दो बार एग्ज़ाम में आपको क्या देगा पता है, कहेगा कि जो लोअर स्टेडिया है हेयर्स है उसकी रीडिंग आपको दे देगा, बोल देगा कि 2.2 है, और ऊपर वाली की दे देगा 2.5 है, 2.5 बोल देगा। तो दोनों का डिफरेंस लोगे तभी जा करके आपको S पता चलेगा। तो एक्चुअली में S है क्या, ये से और B के पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड AB। बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस सेंट्रल पॉइंट जो C है और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज़ दे रखी है, इसकी वैल्यू को हम मान के चल रहे हैं, दिस इज़ V, दिस इज़ V, ये हम मान के चल रहे हैं, V मान के चल रहे हैं वर्टिकल। कहाँ से, HI आपको इंस्ट्रूमेंट की पता कर सकते हो भाई, पहली रीडिंग इधर ले सकते हो। अगर आपको इसका बेंचमार्क पता है और इस साइड में आप लगा करके पहली क्या लोगे, बैक साइड ले लेना। अगर नहीं पता है तो बैक बेंचमार्क जो होगा, RL आपको पता करना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये बेंचमार्क का जो भी RL हो प्लस बैक साइड ऐड कर दोगे तो HI पता चल जाएगा। तो HI कैसे पता करोगे, मैं लिख देता हूँ, HI इजकल टू RL ऑफ बेंचमार्क
बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऐड कर देना। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि आपको जानकारी मिल जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आपको पता क्या करना है, एक तो डी पता करना है, दूसरा इस पॉइंट का आरएल पता करना है। इसका कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट इसका नाम दे देता हूँ, सपोज दैट पी पॉइंट मान लो। इस पॉइंट का आपको आरएल चाहिए, ये ग्राउंड से कितना वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमको पता करना है। अगर आपको एचआई पता है, देखो आपको एचआई अगर पता है तो हम लोग इसमें एडअप कर देंगे, वैल्यू हमारी निकल जाएगी। नेक्स्ट बात है, इस पॉइंट से लेकर के ये डिस्टेंस जो है ना, दिस इज़ द डिस्टेंस, इसको हम मान के चल रहे हैं दिस इज़ द स्मॉल एच। तो आप ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी बची, दिस डिस्टेंस इज़ वी माइनस एच। अगर मेरे को इस पी पॉइंट का आरएल चाहिए होगा तो मैं एच आई में वी माइनस एच ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो ये मेहनत करनी है कि एल के कैसे डिस्टेंस निकाला जाए, कैसे एस के टर्म में फार्मूला आपका निकल के आता है। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा निकल के आता है। प्रूफ कर सकता हूँ, देखो कैसे, ये अगर थीटा है, इसको डॉट डॉट आप इधर बढ़ाओगे तो टोटल 90 हो जाएगा। देखो ये सी पे 90 बनाएगा इस लाइन से लेकर के, ये जो एंगल टोटल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा खेल। और इसको आप आगे बढ़ा दीजिए डॉट डॉट करके, अगर ये थीटा है तो इधर वाला 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला बचा एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज़ द थीटा। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी ट्रायंगल की, आप लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, बीचों बीच से कट किया है लाइन को, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन है इसलिए एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। अब एक काम ये करते हैं, मेरे को जो डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, मेरे को डी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, किसी भी तरीके से एल का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अगर एल का कंपोनेंट हमको पता चल जाता तो हम सारा काम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो डी को लिख सकते हैं, दिस इज डी इजकल टू एल कॉस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं। देखो भाई, ये जो एल है इसका अगर एक कंपोनेंट लोगे तो एल कॉस थीटा आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो डी बराबर हम लिख सकते हैं दिस इज द एल कॉस थीटा। डी को क्या लिखा जा सकता है, एल कॉस थीटा। तो इसको हमने एल कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया। और जो आपके पास डिस्टेंस है वी को आप लिख सकते हो दिस इज द एल साइन थीटा। तो जो वी है, देखो यहाँ पे दिस इज द वी है, दिस इज एल साइन थीटा, लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि देखो आपका एल है, यहाँ से मैच किया, इसका जैसे ही कंपोनेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये निकल के आती है, दैट इज़ कि कैसे हम सॉल्व करें, एल की वैल्यू, ये सारी वैल्यू कैसे निकल के आपकी आएंगी, उनके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टाफ को रोटेट करेंगे सेंटर के अबाउट, इमेजिनरी रोटेट करते हैं, फिर कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है हम स्टाफ को वर्टिकल रीडिंग ही पढ़ सकते हैं। जो लाइन ऑफ साइट होना चाहिए इसके ऊपर नॉर्मल गिरना चाहिए, तभी आप रीडिंग पढ़ पाओगे। इंक्लाइंड होगा तो कैसे पढ़ पाओगे, आप बताओ। आपके सामने मैंने स्टाफ ऐसे रखा तभी तो आप रीडिंग पढ़ पा रहे हो। अगर आपके सामने नॉर्मल, आपकी लाइन ऑफ साइट इसके नॉर्मल होगी तभी तो पढ़ पाओगे। अगर मैंने स्टाफ को ऐसे कर दिया कि आप पढ़ पाओगे सही से, गलत सलत बता दोगे। इसलिए इसको नॉर्मल करने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो इसके अबाउट हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो कॉन्सेप्ट आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो आपके पास फार्मूला एल का क्या आएगा, दिस इज द एल, दिस इज एल। एल का फार्मूला क्या निकल के आएगा, अभी प्रूफ करके आए हम लोग हैं, पीछे जाइए थोड़ा सा अपना केस। जब डेरिवेशन किए थे तो इसका आंसर आया था डी इजकल टू, दैट इज एल इजकल टू के एस कॉस थीटा, दैट इज के एस। या इसको प्रूफ ही कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, प्रूफ कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ये डायरेक्टली आपने लिख दिया। देखो प्रूफ करते हैं, कैसे आएगा इस चीज़ को देखते हैं। देखो ये जो है लाइन ऑफ साइट है, दिस इज द एल है, इसको मेरे को लाना है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस एल। चलो प्रूफ करते हैं, एल हो जाएगा एल। वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम डेरिवेशन करते थे तो जो के एस प्लस सी लिखते थे, ध्यान दीजिएगा, वो तब लिख पाते थे जब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होता था। ठीक, यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एल इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़, देखो एल इजकल टू के टाइम ए डैश बी डैश। देखो आपकी ये डिस्टेंस, आप देखो ये केस कुछ वैसे ही हो गया, कुछ देर के लिए समझो, मैं समझा देता हूँ। कुछ ऐसे ही केस तो हो गया, ये स्टाफ ए डैश बी डैश नॉर्मल हो गया, और ये आप यहाँ पे साइड कर रहे हो नॉर्मल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इस समय एल हो गई है और कुछ नहीं है। देख सकते हो कि नहीं, देखो यहाँ पे
आप अच्छे से देखो डायग्राम को, ये एल इसके नॉर्मल हो गई है और ये स्टाफ इसके डॉट डॉट जो लाइन बनाई वो ये लाइन ए डैश और बी डैश वाली हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ए डैश लाइन ये जो है डॉट डॉट वाली लाइन हो गई। इसमें सिंपल डी इजकल टू के एस प्लस सी लगा सकते हो। यहाँ पे डी क्या है, एल है, तो वही मैं लिख रहा हूँ के टाइम ए डैश बी डैश, ओके। अच्छा, प्लस सी में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो क्लियर होगा। अब किसी भी तरीके से आपको ए डैश और बी डैश पे मेहनत करनी है। ए डैश और बी डैश आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो इसमें अगर हम कॉस थीटा का फार्मूला लगाएं तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार ए डैश सी हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इजकल टू आधार है ए डैश सी डिवाइड बाई दैट इज ए सी। तो ए डैश सी आपका निकल के आ जाएगा, दिस इज ए सी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे, दिस इज द ये वाला ट्रायंगल है, इसमें अगर आप अप्लाई करते हो दिस इज द, अगर कॉस थीटा आप अप्लाई करते हो तो क्या निकल के आएगा, दिस इज निकल के आएगा आधार बटे कर्ण, दिस इज द बी डैश सी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से देखो, ये उसके लिए आधार हो जाएगा, ये उसके लिए कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा होता क्या, आधार बटे कर्ण। तो देखो मेरे को यहाँ पे पता चल गया बी डैश सी जो वैल्यू है, दिस इज बी सी कॉस थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को ऐड अप कर दो तो आ जाएगा ए डैश सी प्लस 1 प्लस 2 मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 प्लस 2, ए डैश सी प्लस बी डैश सी इजकल टू दैट इज़ ए सी कॉस थीटा, दैट इज़ ए सी कॉस थीटा प्लस बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक काम करो, कॉस थीटा कॉमन ले लो और ये बचेगा ब्रैकेट में ए सी प्लस बी सी बचेगा। ठीक है, चलो तो ए सी प्लस बी सी किसके बराबर है, डायग्राम में देखो ए सी प्लस बी सी बराबर है किसके, ए बी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, एस के बराबर है। तो दिस इज द कॉस थीटा इनटू ए बी। ठीक है, तो ए बी हो गया, ए बी किसके बराबर है, एस कॉस थीटा के बराबर है, एस कॉस थीटा। तो ए बी है एस के बराबर, देखो ए बी किसके बराबर है, एस के बराबर, और एस किसके बराबर है, S2 माइनस S1 के बराबर। तो सारी बातें समझोगे एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो दिस इज़ द आपका आ गया हाउ मच ए डैश बी डैश सी निकल के आपका आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका किसके बराबर है, दिस इज़ ए डैश बी डैश। अब आ जाओ यहाँ पे फार्मूले में पुट करते हैं। तो L इजकल टू दैट इज़ के टाइम ए डैश बी डैश की वैल्यू आपके सामने है, एस कॉस थीटा प्लस दैट इज सी के डैश, दिस इज द, आप देखोगे दिस इज L इजकल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी निकल के आ जाता है। अब आपको ये भी तो पता है ना, D इजकल टू क्या लिख सकते हो, वी नो दैट D इजकल टू L कॉस थीटा। तो D को लिख सकते हो L कॉस थीटा, तो L की वैल्यू ऊपर है, इसकी वैल्यू क्या है के एस, तो कॉस थीटा बाहर रखो, ब्रैकेट के एस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक, तो ये बन जाएगा के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। तो एकदम रटने का नहीं, समझने का। ठीक है, समझ जाओगे तो कर ले जाओगे, तो एकदम से याद रखिएगा। वैसे अगर जल्दी में करना है तो फार्मूला भी याद रख सकते हो, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। ध्यान है जब आपका लाइन ऑफ साइट क्या है, इसके इंक्लाइंड रहेगा, तो वही मैंने बताया, वो स्टाफ वर्टिकल रहेगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगी, वो इंक्लाइंड होगी। तो ये तो आपका डी पता चल गया, डी हमारे काम की चीज़ है। तो डी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी इसका फार्मूला बना के पूछ सकता है, तो एकदम तैयार रहिएगा। अब मेरे को जो मेहनत करनी है वी पे मेहनत करनी है। देखो वी किसके बराबर है, वी इजकल टू किसके बराबर है, एल साइन थीटा के बराबर है। अच्छा ये बताओ एल किसके बराबर है, एल अभी आपने प्रूफ किया ना, तो के एस कॉस थीटा, एल है के एस कॉस थीटा प्लस सी इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा के एस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कई बुकों में ऐसे भी लिखा है और बाकी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड करते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो 1/2 के एस साइन 2 थीटा प्लस सी साइन थीटा। तो ये भी आपका वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला निकल के आ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। अब बात कर लेते हैं आरएल की। अगर आप बात करें आरएल ऑफ स्टाफ, मान लेते हैं आरएल ऑफ स्टाफ है, ये स्टाफ है आपका, दिस इज स्टाफ।
अगला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, RL ऑफ स्टाफ, दैट इज RL ऑफ P पॉइंट। RL मेरे को चाहिए P का, किसका चाहिए? आप ये बताओ आपको क्या क्या पता हो चुका है। HI आपको पता है ना, HI में अगर मैं V माइनस H को जोड़ दूँ तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। V आप निकाल चुके हो और H आपको पता होगा कि ग्राउंड से जो HI से कितना दूरी पे ये ग्राउंड ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, बता सकते हो, दिया होता है एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ द हाउ मच, दिस इज़ HI प्लस V माइनस H। V आप अभी निकाल लोगे यहाँ से, KS के आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दे देगा। S का मतलब क्या है, S2 माइनस S1 है। थीटा एंगल आपको दे ही देगा। C एडिटिव कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी दे देता है। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 2-3 केस बनते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे केस हम लोग समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। तो इसको नोट कर लिए होंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, डेरिवेशन समान रहने वाला है, बस RL बदल जाएगा। अगर यही चीज़ ग्राउंड के नीचे होती, यही हमारा ग्राउंड नीचे होता, कहीं पे वैली वगैरह होती, तब के केस में क्या करेंगे, अब उसको देखते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट केस बताता हूँ आपको। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो अगले केस पे आते हैं। चलो नेक्स्ट केस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। 2-3 केस ही बनते हैं जो ज़्यादा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत टिपिकल तो नहीं बनाता है, लेकिन हाँ इस पे प्रॉब्लम पूछ लेगा 15 नंबर मेंस में आपको, ठीक है? तो तैयार रहना एकदम से। नेक्स्ट केस है केस 2। दिस इज़ केस 2, एकदम सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड डाउनवर्ड and staff is held vertical, and staff is held vertical, staff is held vertical। स्टाफ कैसा है, वर्टिकल है, बट ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड हो गया। अभी तक ऊपर थी, अब नीचे। अब ये ग्राउंड ऐसा है, कुछ नेचुरल फीचर्स कुछ ऐसे हैं ताकि आपको लाइन ऑफ साइट, जैसे आप कहीं पहाड़ी से किसी नीचे का पॉइंट देख रहे हो, उसकी बात हो रही है। सपोज दैट इस तरीके से आपके पास पॉइंट है,
ठीक है, इस तरीके से आपने कहीं पे पॉइंट इस तरीके से है, ठीक है। मतलब आपका जो इक्विपमेंट्स है वो आपने यहाँ पे लगाया, ये टेकोमीटर आपने अप्लाई किया यहाँ पे, दिस इज़ टेकोमीटर, ठीक है। ये जो लाइन आ जाएगी दिस इज़ HI कहलाएगी आपकी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सिंपल है, बिल्कुल एकदम कर ले जाओगे आराम से। ये लाइन तो आपकी HI ही कहलाएगी, ठीक है, HI ही कहलाएगी। अच्छा, स्टाफ आपने यहाँ पे लगाया, दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट, ओके, हॉरिजॉन्टल है। फिर आप स्टाफ यहाँ पे लगाओगे, दिस इज़ द स्टाफ, ठीक है। और स्टाफ लगा के आप क्या करोगे, रीडिंग को मेज़र करोगे। ये स्टाफ आपने लगा दिया, ठीक। चलो, ये आपका पॉइंट जो हो जाएगा, दिस इज़ डॉट डॉट बनाओ, ये स्टाफ यहाँ से लगाओगे, दिस इज़ A, दिस इज़ कोई पॉइंट है बीच में C, और दिस इज़ कोई पॉइंट है, इसको थोड़ा और ऊपर करो, दिस इज़ C, दिस इज़ B, इस तरीके से, ठीक है। चलो, ये है S की वैल्यू जो दे रखी है, दिस इज़ S, ये तो आपको पता है, दिस इज़ S क्या है, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 कुछ भी हो सकता है। इसके सेंटर से ये जो वैल्यू है, दिस इज़ V, दिस इज़ V। मेरे को जो RL चाहिए ना, वो ये वैल्यू दे रखी है H। पिछले वाले केस में भी यहाँ से ही वैल्यू सेंटर तक ही क्या थे, H थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको वही बात करनी है। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहला काम क्या करोगे, ये वर्टिकल आपका स्टाफ है, एकदम क्लियर है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, वो चीज़ ध्यान रखना है। यह ग्राउंड है, नेचुरल फीचर है, ठीक। आपने यहाँ पे टेकोमीटर की मदद से आपने क्या किया, यहाँ पे रीडिंग्स ली, ठीक। तो आपका ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो ये तो आपका पता ही होगा, पॉइंट ABC क्या है, ये अपर है, ये स्टेडिया हेयर है, ये B क्या है, लोअर है, और जो C पॉइंट है आपका, ये आपका क्रॉस हेयर होता है। तो इनकी सबकी रीडिंग्स को मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ द, इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इतने लेंथी, इस तरीके से, इस तरीके से आप सर्वे करते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, HI से, ये है जो आपका थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, थीटा। ध्यान रखिएगा, HI से जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उससे जो एंगल बीच वाली लाइन बनाएगी, इसकी वैल्यू जो है थीटा है, और ये वैल्यू जो है आपकी L हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड L। तो बीच वाली लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, L। क्लियर है। चलो, तो ये लाइन आप साइट आप करते हो, वो लाइन आपकी जो वैल्यू है वो दिस इज कॉल्ड L, ओके। मेरे को जो निकालना है वो D निकालना है, वो D निकालना है यहाँ से लेकर के इसके सेंटर तक, दिस इज कॉल्ड D, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे, ये तो एरो मैंने बना दिया है, यहाँ पे ये एरो है आपका, दिस इज लाइन ऑफ साइट का एरो है, जो कि आपका क्रॉस हेयर पे बीच में कट करेगा। S क्या है, दिस इज द S इज S2 माइनस S1। S1 कहाँ तक होगा, ये S1 होगा, यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, S2 होगी, दिस इज S2। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट S नहीं देता है, वो बोल देगा कि लोअर स्टेडिया हेयर्स की रीडिंग ये है S1 है, अपर वाले की S2 है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तब जाके S पुट कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंगल आपको इससे ये पता ही होगा, तो आपको सारी बातें क्लियर। चलो, तो इसमें जो फार्मूला है ना, जो D का फार्मूला आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, D का फार्मूला सेम रहेगा, KS cos स्क्वायर थीटा, बस ऊपर नीचे हो गया और बाकी तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ RL चेंज होगा, C cos थीटा। अच्छा, वर्टिकल वैल्यू जो आपने लाई थी 1/2 KS sin 2 थीटा प्लस C sin थीटा, ये निकल के आया था ना, C sin थीटा, एकदम क्लियर। ये वैल्यू मिल गई। अब RL आप मेरे को स्टाफ का चाहिए, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, RL आप P चाहिए, RL ऑफ स्टाफ दैट इज पॉइंट P। पॉइंट क्या है, P है। कैसे निकालोगे आप ये बताओ। आपको HI पता है, आप यहाँ पे हाइट है, आपको ये वैल्यू पता है, HI पता है, दिस इज HI आपको पता है, ग्राउंड से HI कितना पता है, बट आपको RL कहाँ का चाहिए, यहाँ का चाहिए। अगर मैं इस हाइट में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तभी तो आंसर आएगा। तो मेरे को क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक तो V आप निकाल लोगे, कहाँ से, यहाँ से 1/2 KS sin 2 थीटा प्लस C sin थीटा। D आपको पता ही है, तो आप क्या करोगे, V तो आपको कुछ मिल गया, V मिल गया। H आपको पता होगा कि ग्राउंड से जो आपका इंटरसेप्ट है सेंटर में वो कितनी डिस्टेंस पे, वो भी पता चल जाता है। ये सारी रीडिंग दी होती है, क्योंकि देखो क्या होता है, 3 रीडिंग दिया होगा, मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे बोलेगा S1 बोलेगा, दिस इज S1 इज
लोअर स्टेडिया हेयर बोलेगा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। S2 जो बोलेगा, S2 बोलेगा दिस इज S2 इज अपर स्टेडिया हेयर, या इनका S2 बोल दो या इसको S3 भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से लेकर के इसके पॉइंट के बीच में S3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? S3। तो यहाँ पे S3 लिख देते हैं, दिस इज़ द मिड इंटरसेप्ट या क्रॉस हेयर, दिस इज क्रॉस हेयर रीडिंग। तो सबको बता देगा एग्जाम में, ठीक। H की वैल्यू कैसा पता करोगे? दिस इज S2 माइनस S1, ठीक। और बाकी आपको जो H की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? S3 के बराबर हो जाएगी। तो हो गई कहानी। अब समझ में आ गया होगा ना, बीच वाली वैल्यू का काम करेगा, उसका मतलब H हो जाएगा, S1 S2 का डिफरेंस जो होगा वो S के बराबर हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब RL आपको निकालना है, जैसे RL पॉइंट P क्या हो जाएगा? अगर मैं इस हाइट में से V घटा दूं और H घटा दूं तो मेरे को ये पॉइंट पता चल जाएगा। तो दिस इज़ द HI माइनस V माइनस H, ठीक है। V आप कैलकुलेट ही कर लोगे। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे आपने क्या था, V को प्लस किया था। तो दोनों में डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी ये भी फार्मूला वही रहेगा, ये भी फार्मूला यह रहेगा। देखो यहाँ पे HI प्लस V माइनस H हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? HI माइनस V हो गया है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ग्राउंड से नीचे है थोड़ा सा, जहाँ पे आपने ये लगाया अपना इक्विपमेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं अगला केस कराता हूँ। सबसे बढ़िया वाला केस, खतरनाक केस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस बात करते हैं, वो इससे भी बेहतरीन केस है। सबसे टफ वाला पार्ट डील कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये तो केस हो गया आपका। चलो बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, सेम। आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हेन वन ऑफ लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड। अब की बार क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, इंक्लाइंड है। ये अच्छा केस है, थोड़ा सा आपको अच्छे से फोकस भी करना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे, ठीक है। चल आगे बढ़ें, फिर आगे डील करते हैं। केस 3, this is case 3. When line of sight is inclined
is inclined upward. When line of sight is inclined upward and staff is held normal, and staff is held normal. स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल. स्टाफ कैसा है? नॉर्मल है. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. तो फिर से एक बार पढ़ लो. व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड. लाइन ऑफ साइट कैसा है? इंक्लाइंड है, अपवर्ड है. ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ साइट क्या है. पहला केस जो हमने पढ़ा था लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड थी, ठीक है, स्टाफ वर्टिकल था. इस बार जो स्टाफ है वो नॉर्मल है. वर्टिकल और नॉर्मल में दोनों में अंतर होता है. इस बार जो आपका स्टाफ है वो ऑलरेडी क्या है? लाइन ऑफ साइट के क्या है? नॉर्मल है. तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ पहले से आपको, तो बेटर क्लियर यहाँ पे हो जाएगा. कुछ ग्राउंड ऐसा है, कुछ ग्राउंड आपका इस तरीके से है. ये है नेचुरल फीचर्स ऑफ द ग्राउंड. ये ग्राउंड कुछ इस तरीके से है. हो सकता है नेचुरल फीचर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक. फिर आपने क्या किया, यहाँ पे अपना इक्विपमेंट को सेट किया, टैकोमीटर को इस तरीके से, ठीक है. चलो, टैकोमीटर को आपने सेट किया यहाँ पे, दैट इज़ यहाँ पे कुछ पॉइंट को थोड़ा और इसको ऊपर उठाओ इस तरीके से, ताकि इस पॉइंट से आप अगर लाइन ऑफ साइट को खींचो तो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए. दिस इज़ लाइन ऑफ साइट, दिस इज़ द एच आई, दिस इज़ द एच आई. ये क्या है? एच आई है. ये तो आपको पता है हमेशा क्या होगा, जो भी आपका टैकोमीटर होगा उसके पैरेलल ही होगी. दिस इज़ कॉल्ड एच आई, ठीक. चलो अब आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ इनके बीच में स्टाफ अब की बार क्या लगाना है आपको? नॉर्मल. यहाँ पे हम स्टाफ लगाएंगे. दिस इज़ द स्टाफ. और इस स्टाफ को क्या करना है? लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल लगाना है. मतलब कुछ इस तरीके से है. मैं बना के दिखा देता हूँ. सपोज दैट कुछ इस तरीके से है. ऐसे लगाएगा. नॉर्मल किसके? लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल, ठीक है. चल, तो वो कुछ इस तरीके से है. यहाँ से एक पॉइंट आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, एक बीचों बीच और एक यहाँ पे. ये पॉइंट इससे मिला दो, ये पॉइंट इससे मिला दो. थोड़ा ऊपर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एक पॉइंट इससे मिला दो यहाँ पे. तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मैच करा दिया, ठीक है. दिस इज़ द पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मिला दिया, ठीक है. चल अब आगे बढ़ते हैं. देखो हमारे पास लाइन ऑफ साइट हमारी क्या है? दिस इज़ द एल है, दिस इज़ द एल, ठीक. सारी वैल्यूज़ को दे देता हूँ. देखो यहाँ पे स्टाफ जो है इस लाइन से नॉर्मल होना चाहिए 90 डिग्री पे. इसे बोलते हैं नॉर्मल. लाइन ऑफ साइट के क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, ठीक. चल, ये एंगल आपको दे रखा है, इससे लेकर के ये एंगल थीटा है. दिस इज़ थीटा. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ द डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस क्या है? डी. दिस इज़ द डी, दिस इज़ द डी, ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं. और भी डिस्टेंसेस बता देता हूँ. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ एच आई से ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ वी है. दिस इज़ वी, दिस इज़ द डिस्टेंस वी, ठीक है. चल आगे बढ़ते हैं. और भी कुछ पैरामीटर्स हैं. मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ थीटा. जितना यहाँ पे एंगल है थीटा, वही एंगल वहाँ पे आएगा. प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी टफ काम नहीं है. ये थीटा, ये 90 है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. क्लियर है? देखो इस लाइन को जब आगे मिलाओगे ना इससे डॉट डॉट करके, ये एंगल आपको पता कर सकते हो कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल में समेशन कितना होता? थीटा. तो अगर ये 90 है, ये एंगल अगर आपका 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक. अगर ये 90 माइनस थीटा टोटल 90 है, तो बचा कितना? थीटा. तो इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो. ओके. ये जो वैल्यूज़ हैं मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए भी. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो है ना एकदम से सीधी रहती है, थोड़ा सा इंक्लाइंड बन जाती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है. ये जो वैल्यूज़ है ना, यस, दिस इज़ द एस. ये क्या है? दिस इज़ एस. और सारी वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया है. ये जो इसके सेंटर से लेकर के ये जो वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ कॉल्ड एच. जैसे पहले माने थे हमने ग्राउंड से ऊपर वैल्यू,
ध्यान रखिएगा जो बीचों बीच में स्टाफ का जो इंटरसेप्ट होगा उससे लेकर के और जो ग्राउंड का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसके बीच की वैल्यू ही एच कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा वी क्या होता है, वी वो डिस्टेंस होती है जो एच से लेकर के बीच वाले पॉइंट तक की वैल्यू क्या कहलाती है, वी कहलाती है। तो ये सारे पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो इसके कंपोनेंट वगैरह निकालते हैं। देखो अगर आपके पास ये डिस्टेंस वर्टिकली एच है तो आप ये डिस्टेंस भी बता सकते हो, ये डिस्टेंस भी बता सकते हो। मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे बड़ा देखिए क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रीज के रूल जो रूल रेगुलेशन है वो काम करते हैं। देखो भाई ये जो रेड वाली लाइन है ना, अगर मेरे पास ये हाइट अगर एच है, ये वाली जो हाइट है अगर ये एच है, अगर यहाँ पे बना सकता हूँ तो यहीं पे बना देता हूँ। अगर ये एच है, आप समझ जाओगे आई होप। देखो ये डिस्टेंस क्या है, एच है, तो मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो ये कंपोनेंट मैं बाहर से लिखता हूँ, दिस इज एच कॉस थीटा। और जो वर्टिकल वाली वैल्यू आएगी वी बराबर दिस इज कॉल्ड एच साइन थीटा। दो कंपोनेंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। अच्छा अगर ये एच कॉस थीटा है तो इसको प्रोजेक्ट करो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ले आओ। ये वैल्यू भी क्या आएगी, एच कॉस थीटा। दिस इज आल्सो ऑलरेडी दिस इज एच कॉस थीटा। ये क्या निकल के आएगा, एच कॉस थीटा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और कुछ नहीं है। तो आपका आंसर नहीं पता चल गया। अब डी आपको अगर निकालना है तो देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे आपको एल के कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो एल का कंपोनेंट आप निकाल ही लोगे, एल का कंपोनेंट आ जाएगा वो तो आप निकाल सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, फिर से फार्मूले पे चलते हैं, दैट इज़ बेसिक से ही चलते हैं सीधे, ठीक है। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं और बेसिक से ही अपनी कहानी को शुरुआत, बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। चल आपके पास में सारी वैल्यू मिल गई। सॉरी यहाँ पे एच, हाँ सॉरी, ये गलती हो गई, थोड़ा सा गलती से लिख गया। ये नॉर्मल कंपोनेंट था, ये थीटा था ना, ये वाला एच कॉस थीटा आएगा, वो गलती से लिख गया। एच कॉस थीटा ये आएगा और एच साइन थीटा ये आएगा, वो गलती से मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम इसको रफ भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द हाउ मच, दिस इज़ द एच साइन थीटा, ये एच साइन थीटा निकल के आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी। तो डी के लिए क्या चाहिए, देखो ये एल है, एल का यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा, एल कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एल कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा आपको जोड़ोगे तो डी मिल जाएगा। तो एल का फार्मूला है दिस इज द के एस प्लस सी से आप स्टार्ट करते हो, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। तो डी इजकल टू हम लिख सकते हैं, डी इजकल टू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा, सॉरी एच साइन थीटा लिख सकते हैं, दैट इज डी इजकल टू एच साइन थीटा। कैसे आया देखो, ये एल है, एल का कंपोनेंट लोगे ना, तो एल का जब कंपोनेंट आप थीटा पे लोगे तो ये डिस्टेंस आपको क्या पता चल जाएगी, दिस इज कॉल्ड एल कॉस थीटा, दिस इज एल कॉस थीटा। अच्छे से देखो, अब की बार थोड़ा स्टाफ कहाँ पे है, ऐसे रखा है, ऐसे थोड़ी रखा। अगर वैसे रखा होता तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती, सीधे एल कॉस थीटा के बराबर हो जाती, एच साइन थीटा नहीं आता। इस बार हुआ क्या है, स्टाफ को ही आपने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया लाइन ऑफ साइड के, तो आपकी ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगी। तो एल का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, इसका जब इसका प्रोजेक्शन लोगे ना तो सिर्फ एल कॉस थीटा ये आएगा, आपको एच साइन थीटा ऐड करना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए एल कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा। और बाकी ऑलरेडी आपको बहुत सारी वैल्यू पता है। एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, के एस प्लस सी, के एस प्लस सी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा, ये फार्मूला निकल के आ जाता है। हालांकि ये मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं आना है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। नेक्स्ट है वी, वी क्या निकल के आएगा इसको देखते हैं, ठीक है। वी अगर हम देखें यहाँ पे वीज की जो वैल्यूज हमारी निकल के आती हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वी होगा एल साइन थीटा के बराबर। इसको मैंने अगर थीटा लिखा है तो इसके बराबर एच कैसे लिख गया, एक काम करते हैं, दिस इज सॉरी, ओके, ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी वो इसकी थी, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बची डिस्टेंस होगी वो एच कॉस थीटा के बराबर होगी। ये तो आपका नहीं लिख सकते आप इसको, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, थोड़ा सा फोकस करना। जो एच है, एच का अगर कंपोनेंट लिखूंगा तो मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट पता चलेगी, मेरे को ये नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, उसको मत लिखो तो बेटर रहेगा। हाँ, वी किसके बराबर होगा वो मैं बता सकता हूँ। देखो v बराबर होगा, अगर मैं एल साइन थीटा का कंपोनेंट लिख दूं तो उसके बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा v इजकल टू एल साइन थीटा। दो कंपोनेंट, देखो v किसके बराबर होगा, v के दो कंपोनेंट बराबर हो सकते हैं, एक तो एल कॉस थीटा आ जाएगा, दूसरा आएगा एल साइन थीटा।
तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो ये डिस्टेंस आप देख पाओगे कि ये यहाँ पे कंपोनेंट आएगा इसका, ये जो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो एल साइन थीटा के बराबर आएगी, ठीक। और एल साइन थीटा किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज द एल साइन थीटा। वो सॉरी वो गलती से लिखा था, जो आपका वी है ये वैल्यू जो बचेगी यहाँ से लेकर के ये वाली, इसको लिखा जा सकता था आपका एच कॉस थीटा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल साइन थीटा, एल की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, दिस इज के एस प्लस सी, के एस प्लस सी दैट इज साइन थीटा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। फिर आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन, नेक्स्ट है आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन। मेरे को इसका आर एल चाहिए, इस स्टाफ का चाहिए, तो कैसे पता करोगे, आपको क्या क्या जानकारी है, आपको एच आई पता है ना, आपको एच आई अगर पता है तो आपको सिर्फ ऐड क्या करना है, वी और एच के हिसाब से देख लो। आर एल के हिसाब से अगर देखोगे दैट इज एच आई प्लस वी माइनस एच कॉस थीटा, बस हो गया काम। एक काम कर सकते हो ना, देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए वो देखो, मेरे को चाहिए इस पॉइंट का आर एल चाहिए। अच्छा आपको एच आई पता है ना, तो आपका एच आई है कहाँ पे, देखो आपके पास एच आई ये है, दिस इज एच आई। एच आई में मैं क्या ऐड कर दूँ और क्या निकाल दूँ ताकि मेरा आर एल पता चल जाए। मेरे को इसका चाहिए, दिस इज द आर एल है यहाँ पे, मेरे को ये पॉइंट चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, क्या कर सकते हैं कि आपके पास एच आई में अगर मैं वी साइन थीटा वी जोड़ दूँ, तो एच आई में मैंने वी जोड़ दिया तो मैं इस कहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैं इस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। बट मेरे को यहाँ का नहीं चाहिए आर एल, मेरे को आर एल कहाँ का चाहिए, मेरे को आर एल चाहिए यहाँ पे, दैट इज़ इस पॉइंट पे चाहिए, दिस इज़ इस पॉइंट का चाहिए। तो आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास ये जो वैल्यू है ना, मैं इसका कंपोनेंट लिखता हूँ वी कॉस थीटा, सॉरी एच कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द एच कॉस थीटा। कैसे, ये कंपोनेंट इसका ले लेना, एच कॉस थीटा ही तो आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट एच साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच कॉस थीटा, तो एच कॉस थीटा ये वैल्यू होगी। दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा ना, यही तो कहलाता है वी माइनस एच साइन थीटा, वी माइनस एच कॉस थीटा, वी माइनस एच कॉस थीटा। उसी को जोड़ देना, ये वैल्यू अगर मेरे को इसका आर एल चाहिए, इस पॉइंट का चाहिए, तो एच आई में अगर जोड़ दूँ वी माइनस एच कॉस थीटा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस में आ सकते हैं, बट अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। ये सबसे टफ पार्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, कुछ और कहानी देख लेते हैं। अब यही चीज़ इसका एक और केस बन सकता है, उसमें डायग्राम बना के मैं लिख देता हूँ, डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आपका रहेगा, जैसे मान लिया कि अभी ग्राउंड के नीचे आ जाते हैं, तब के केस में क्या होगा उसको मैं बना देता हूँ। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। डी ये डिस्टेंस है, ठीक। थीटा आपका एंगल लाइन ऑफ साइट के वाला है, स्टाफ आपका नॉर्मल है, देखो। उसके बाद में आपका ये एंगल थीटा है, उसके बाद ये एस वैल्यू है, ठीक। उसके बाद में ये वैल्यू जो है एच है, ओके। एच का कंपोनेंट एच साइन थीटा, एच कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, क्लियर। आर एल मेरे को इस पॉइंट का चाहिए था, तो ये बची डिस्टेंस वी माइनस एच कॉस थीटा होगा। एच आई में अगर मैं वी माइनस एच कॉस थीटा जोड़ देता हूँ तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला को हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं, क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डी कैसे आया, ये कैसे प्रूफ किया गया, ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। एल के एस प्लस सी से आ जाएगा कंपोनेंट, इससे एच साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि इसको डायग्राम से देख के रटना मत, समझने की कोशिश करना। एक केस और है, उसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी का डायग्राम पलट के बना देता हूँ। अब लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड हो जाती तब क्या होगा, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट को डील करते हैं। नेक्स्ट केस है कि लाइन ऑफ साइट इज डाउनवर्ड, केस 4। केस 4 क्या कहता है, दिस इज केस 4, लाइन ऑफ साइट। अभी क्वेश्चन करेंगे कुछ, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड डाउनवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड एंड स्टाफ हेल्ड नॉर्मल,
एंड स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल, स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी है, ऐसे करके। ठीक है, चल यहाँ पे आपने स्टाफ लगाया, सॉरी यहाँ पे आपने आपका स्टेशन है। ठीक है, चलो ये लाइन तो आपकी HI कहलाएगी, क्या कहलाएगी, दिस इज HI। ठीक है, चलो अच्छा, HI से आपका सेंट्रल पॉइंट, अब आपका जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ जो है ना कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपने रखा और इस पॉइंट पे आपने स्टाफ को रखा। स्टाफ जो है ना वो नॉर्मल है इसके लाइन ऑफ साइट के, तो यहाँ से एक पॉइंट आपका ये आएगा, एक पॉइंट आपका ये आएगा बीचों बीच, एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है। एंगल की बात कर लेता हूँ तो ये थीटा एंगल पे रोटेट हो गया, ये एंगल आपका वही सिमिलरली थीटा। ठीक है, इसके सेंटर से लेकर के ये जो वैल्यू है दिस इज़ V, दिस इज़ V, दिस इज़ V। ठीक है, ये जो वैल्यू है दिस इज़ S, ये जो वैल्यू है दिस इज़ B पॉइंट के बीच में, दिस इज़ S। ये तो कहानी सेम है जैसे पहले करते थे। ठीक, अच्छा यहाँ से लेकर के जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ से लेकर के जो भी वैल्यू आएगी दिस इज़ H। जैसे पुराना केस था सेम कहानी। ठीक है, चलो अब एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। लाइन ऑफ साइट की वैल्यू दिस इज़ L और ये एंगल आपका 90 होना चाहिए। क्लियर, बाकी सारे फार्मूले सेम रहेंगे, बदलाव क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। अब इसका आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इधर नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, नीचे की वैल्यू फिर से ये H sin थीटा ही निकल के आएगी। कंपोनेंट ले सकते हो आराम से, ये H है तो इसका कंपोनेंट नहीं ले सकते हो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट ले लेना, H sin थीटा आएगा, ये वाला कंपोनेंट H cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो और डिस्टेंस आपकी जो D हो जाएगी वो डिस्टेंस आपकी, दिस इज़ द डिस्टेंस D, डिस्टेंस आपकी D ये वाली हो जाएगी, दिस इज़ D, दिस इज़ D। इसमें क्या क्या चेंज आया आप देख सकते हो। इस बार जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो स्टाफ और इसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, D। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो L cos थीटा का जो कंपोनेंट आएगा तो यहाँ पे L कैसे निकलेगा, दैट इज L इज़ KS प्लस C निकल के आएगा। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, जब आपका लाइन ऑफ साइट उसके परपेंडिकुलर जाती है तो KS प्लस C ही आता है। ठीक, उसके बाद में मेरे को चाहिए D, तो D कैसे लिखोगे, D आ जाएगा दिस इज़ द L cos थीटा, L cos थीटा माइनस H sin थीटा। माइनस क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है इस बार आपने ये तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रोजेक्शन तो यहाँ आएगा, बट डिस्टेंस आपको कहाँ चाहिए, स्टाफ और जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका उसके बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, H sin थीटा को घटाना पड़ेगा। क्लियर है, L की वैल्यू आपके पास है KS प्लस C cos थीटा माइनस H sin थीटा। तो इसमें थोड़ा बदलाव है, ध्यान रखिएगा। तो D मिल गया। अब मेरे को चाहिए V चाहिए, V क्या लिखोगे, V फिर से देखो V आप कैसे लिखोगे, V आएगा आपका L sin थीटा से ही निकल के आ जाएगा। तो V आपका कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि V आपका ये है डिस्टेंस, इसका एक कंपोनेंट ले लेना, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट L का आएगा, L sin थीटा निकल के आ जाएगा, तो उसका हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो V इजकल टू दिस इज़ द L sin थीटा, और L की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है क्या है, L की वैल्यू आपके पास है दिस इज़ KS प्लस C, दिस इज़ द साइन थीटा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। RL ऑफ स्टाफ रीडिंग, RL ऑफ मान लेते पॉइंट Q है, RL ऑफ Q, तो HI में क्या करोगे, क्या क्या घटाओगे आप बताओ। HI में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए V माइनस H cos थीटा। देखो आप क्या करोगे, एक तो V हो जाएगा और बची डिस्टेंस आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी H पता है। सॉरी H ऊपर तक नहीं था, H यहाँ तक था, वो गलती से जल्दबाजी में लिख गया, इसको सही कर लेना। H जो है ना यहाँ तक है, सेंटर तक रहता है। तो इसका जब कंपोनेंट निकालोगे ना, ये हाइट अगर आपके पास पॉइंट Q से लेकर C तक की डिस्टेंस जो है, C पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी H है, तो उसका कंपोनेंट नहीं निकाल पाओगे। थीटा है तो आपके पास जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो निकाल सकते हो। कैसे, ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा H cos थीटा, तो ये वाले जो डॉट डॉट करके लाइन आपको दिखाई जा रही है दिस इज़ द H cos थीटा, तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी H cos थीटा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप यहाँ पे
निकाल सकते हो। क्लियर? तो एच कॉस थीटा भी आप यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी एच कॉस थीटा, तो इसको डॉट डॉट आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाओ। ये वैल्यू जब निकालोगे तो एच कॉस थीटा आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस जो भी चाहिए था, एक तो v सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरी ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से, हालांकि इतना टफ पूछता नहीं है, फिर भी मैंने करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे। देखो ये वाले केस अभी तक रेयर आईईएस में भी बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। आईईएस में शुरुआत का पहला और दूसरा केस बन सकता है, ठीक है, बना भी है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं जाते, कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है इन सबको करने में है। बट करने के लिए परेशान नहीं होना, आपको बस ध्यान रखना जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना है, ठीक है। स्टाफ को कैसे रखना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बस एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। बस इनको समझने की कोशिश करना, कोई फार्मूला रटने की मत कोशिश करना, रटने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप भूल जाओगे बार बार। बेसिक फंडा बस इतना याद रखना कि मेरे को इससे चलना है, किससे, L इजकल टू KS प्लस C से चलना है, ठीक। D इजकल टू KS प्लस C याद होता है जब हॉरिजॉन्टल होता है। तो पहला तो काम L से हम लोग काम चलाते हैं, इसके नॉर्मल से L निकाल लिए, L से उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं तो नीचे वाले D पे पहुंच जाते हैं। फिर D में देखते हैं कि भैया स्टाफ किधर इधर उधर है कि नहीं है, अगर इधर उधर है तो फिर वो कंपोनेंट भी लेके आ जाएगा। देख लेंगे कि हमारा स्टाफ और स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दी है कि क्या की दिया हुआ है, अगर घटाने वाला होगा तो हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको D पता चल जाएगा। वर्टिकल में देख लो कि V जो है HI से उसके सेंटर तक का जो इंटरसेप्ट होता है वहाँ तक की वैल्यू होती है। H जो वैल्यू होती है, जो ग्राउंड आपका होता है, जो भी ग्राउंड होता है, ग्राउंड से वैल्यू आपकी ये दी होती है, ठीक है। तो ग्राउंड से आपको ध्यान रखना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, H जो वैल्यू है वो ग्राउंड से ही होती है, तो ये ग्राउंड जो है ना इससे वैल्यू होती है, तो ये H आपको इससे जितना यहाँ पे ग्राउंड होगा वही हाइट आपकी ये होगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये सारे केसेस निकल के आपके आ जाते हैं। क्लियर है ना? चलो जल्दी से अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे टैकोमेट्री में पूछा जाता है। बिल्कुल भी अभी अगर इनको आप रिवाइज भी नहीं करोगे बहुत ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अभी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये केस आप पढ़ तो ले रहे हो, ठीक है। अब जब आपको लास्ट में रिवीजन करना हो तो ये बड़े वाले केस को छोड़ भी सकते हो, नॉट अ बिग इशू, लेकिन शुरुआत का जो पहला लेक्चर था उसको एकदम रट लेना अच्छे से। और इसका पहला केस जो फार्मूला D इक्वल टू KS प्रूफ किया हूँ वो सब कॉस स्क्वायर थीटा वाला, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब केस नहीं भी करोगे तो प्रीलिम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आना ही नहीं है। जब IES में नहीं आता, गेट में नहीं आता, तो आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा तो फिर इतना टाइम लगेगा, कर ही नहीं पाओगे, तो मतलब क्या है। तो इससे अच्छा ऐसी तैयारी करो ना जिससे आपका सिलेक्शन होना है। फालतू में सब टाइम पढ़ लोगे, सर्वे रिवाइज करना है तो ये चीज़ देख लो प्रीलिम्स के हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट है। अपना प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर से देखो कि किस लेवल तक वो टच करता है, उस लेवल तक पढ़ लो। बाकी जो मेंस के हिसाब से उसको अभी छोड़ देना, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ने का एक तरीका पता होना चाहिए, जब तक तरीका नहीं पता होगा तब तक आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि सब पढ़ते जा रहे हो और एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, तो ज़्यादा पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको लिमिटेड पढ़ के आपको एग्ज़ाम क्रैक करना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है सिंपल। देखो इसने पूछा क्या, टैकोमीटर एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा है, 2004 की प्रॉब्लम है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2004। For tachymeter, the additive and multiplying constant, the additive and multiplying constant respectively are
respectively are A 0 and 100, B 100 and 0, C क्या कह रहा है 0 and 0, और D क्या कह रहा है 100 and 100। तो 100 तो होता नहीं, 0 0 होता नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दो। अब ये बताओ टैकोमीटर एडिटिव कांस्टेंट कितना लेते थे? एडिटिव 0 होता था और आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता था 100। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छे से पढ़ लेना कि दोनों में एक में 0 और 100 दिया हुआ है, एक 100 and 0 दिया हुआ है। तो पहले किसको पूछा? पहले एडिटिव पूछा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कई लोग गलती भी करते हैं। तो एनालिटिक जो वाला हमारा लेंस था उसमें एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है आपका? इस तरीके से एडिटिव कांस्टेंट 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इतना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। दैट इज फिर से एक क्वेश्चन पूछा है 2010 में रिपीट हुआ है, मैं करा नहीं रहा हूँ। फिर से पूछा है एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर। अब फिर से वही क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2010 में भी रिपीट हुआ है जी में। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है? द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ थियोडोलाइट ने टिकोमेट्रिक पूछना चाहिए, टैकोमीटर उसको पूछना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन है ए F+D, बी है F/D + I है, सी है F/I + D, और डी ऑप्शन है दैट इज़ F/I। इस तरीके से कहानी सिंपल है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको FCI से याद कराया था मैंने। कैसे? फार्मूला याद ऐसे हो जाता है, देखो D = FCI तो याद कर सकते हो, FCI एक एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। FCI + F+D होता है। इसी को हम लिख सकते थे F/, को दिस इज K + C लिखते हैं ना, तो K की वैल्यू क्या होती थी? दैट इज़ F/I। तो FCI से याद कर सकते हो, FCI। दूसरी बात, यूनिट से भी याद कर सकते हो। कैसे? हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना है। डी मीटर में होता है, तो ये दो आपको ऊपर हमेशा प्रोडक्ट में मिलेंगे, अपान में डिवाइड में आई ही आएगा, मतलब कोई भी तो डिवाइड जरूर होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे दोनों आ जाएं, क्योंकि यूनिट फिर वो इन्वर्स हो जाएगी। मीटर इंटू मीटर अपान मीटर, मीटर कैंसिल, मीटर बचा, ये मीटर प्लस मीटर हो गया। तो कई बार आपको ऑप्शन में एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? कैसे कर सकते हो? देखो भाई, अगर ये सब बताया है तो इस तरीके से आप देखिए, कांस्टेंट हमेशा यूनिट लेस होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एफ मीटर, ये भी मीटर, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इसका यूनिट लेस आ गया, तो कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, अब ये बताओ क्या इसको कांस्टेंट बोल पाओगे? देखो इसको, ये कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको ये भी पता है दैट इज़ कि आपको F+D क्या है, ये आपका एडअप हो रहा है, यूनिट आ रहा है। यहाँ पे देखो ये F/D कांस्टेंट आ जाए, मतलब यूनिट लेस आएगा, प्लस कुछ जोड़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा F/I। आगे बढ़ते हैं। देखिए सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, हमको बस अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। An analytic lens, an analytic lens is provided in a theodolite पहला ऑप्शन है थियोडोलाइट था। इन आ किस में प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है थियोडोलाइट, बी ऑप्शन है आपके पास में टैक्योमीटर, सी है डंपी लेवल, डी है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैक्योमेट्रिक। एनालिटिक लेंस हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? टैक्योमेट्रिक में। ठीक है, टैक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो
अभी तो उसको पढ़ाया नहीं मैंने, क्या कहते हैं थियोडोलाइट के, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें थियोडोलाइट के दिए हुए हैं, तो बाद में करवा दूंगा। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टैकोमीटर इज जनरली, 2014 में क्वेश्चन आया है, फिर से रिपीट हुआ है, इसको लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना जनरली लिया जाता है? ऑप्शन में है 100, 20, 60, 40, तो 100 लिया जाता है, तो उसको आपको लगा देना होगा। क्लियर है ना? चल नेक्स्ट बात करते हैं। अभी थियोडोलाइट पढ़ाया नहीं, जब थियोडोलाइट पढ़ा दूंगा तो फिर क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। बहुत सारे क्वेश्चन थियोडोलाइट के भी हैं, थियोडोलाइट पढ़ाऊंगा तभी आपका कर पाओगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि थियोडोलाइट से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट, फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एडिटिव कांस्टेंट इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ है और स्टेडिया इंटरवल आई है, तो एफ प्लस डी हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, कराने की ज़रूरत नहीं है इसको। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछा हुआ है, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो नॉर्मल क्वेश्चन उनको नहीं करा रहा हूँ, एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between, horizontal distance between, calculate the horizontal distance between the staff and instrument, between the, ध्यान दीजिएगा, स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच बात कर रहा है, स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलो, इफ द स्टाफ रीडिंग्स आर, if the staff readings are, if the staff readings are 1.4 and 2.9 meter, which correspond to lower, which correspond to lower and upper, lower and, which corresponding to lower and the upper horizontal lines। ठीक है, 2017 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। लाइन्स ऑफ क्रॉस हेयर, अब तो आप समझ में आ गया होगा क्रॉस हेयर क्या होता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर होंगी। द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ टैकोमीट्रिक इज एनालिटिक, द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ द टैकोमीटर, is analytic lens। ऑप्शन दिया है ए 100, बी ऑप्शन है 140, सी ऑप्शन है आपके पास 150 और डी ऑप्शन आपके पास में है 200। ठीक है, चल इस तरीके से बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लगा सकते हैं आराम से। आपके पास ये बताओ, स्टाफ के जो इंस्ट्रूमेंट की अपर एंड लोअर की रीडिंग दे रखी है, मतलब आप यहाँ पे देखो, ऐसे ये ग्राउंड था जैसे कुछ, यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से आपने किया पॉइंट को। ठीक है, इस तरीके से सर्वे आप कर रहे हो, तो आपको ये रीडिंग दे रखी है S1 और एक दे रखी है S2, ये हो जाएगा आपका S1 कितना दे रखा है, जो वैल्यू आपकी कम है, दिस इज़ 1.4, S2 की वैल्यू आपके सामने है वो 2.9। तो अगर मैं S की बात करूं तो दिस इज द S2 माइनस S1, S2 है 2.9 माइनस 1.4, आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। बट हमसे पूछा क्या, D इजकल टू KS प्लस C पूछा है। ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि एनालिटिक है, C इज़ 0, एनालिटिक है, एनालिटिक। ठीक, चल K की वैल्यू कितना लोगे, जनरली 100 लेते हैं, नहीं दिया तो मानना पड़ेगा आपको, तो ये एनालिटिक के लिए आपका हो जाता है।
ये आपका 150 मीटर आ जाएगा, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। कई बार सी दे देगा, नहीं देगा तो आपको 0 मानना पड़ेगा, और नहीं दिया है तो एनालिटिक मान के सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में, ऐसा करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, पहले आप इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लगा लो फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन बना के आ सकते हो, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो आप। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल। ये तो आपको पता है, एफ अपान आई क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, या कांस्टेंट भी बोल सकते हो, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही पूछा था कि दैट इज़ एफ अपान आई के रेशियो को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर या कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, फैक्टर खुद ही कर ले जाओगे, तो मेरे को करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो खुद ही कर ले जाओगे। ऑप्शन में था एडिटिव फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्टाफ इंटरवल, सब्ट्रैक्टिव फैक्टर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एफ अपान आई, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा है जो भी हो। 5th नंबर, कैलकुलेट द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग, कैलकुलेट द एडिटिव, कैलकुलेट द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट and multiplying constant if the focal length of the objective length, if the focal length of the objective glass इज, यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखना, 250 mm है, ठीक है। चलो स्टेडिया इंटरसेप्ट is 2 mm, and stadia intercept is 2 mm, and the instance of the instrument and the distance of the instrument axis, वही चीज़ आ गई ना, एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट 190 mm। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ए 95 mm, सॉरी 95 440 mm। बी क्या कह रहा है, दैट इज 125। सी है
95 mm है, डी है 440, 125 है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। कैलकुलेट द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। देखिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जनरली वैल्यू 100 के आसपास ही होती है, तो 95 वाला आंसर भी हो सकता है, 125 वाला भी हो सकता है, ये सब नहीं हो सकते। उसके बाद में आपसे पूछा एडिटिव कांस्टेंट, तो क्या क्या दिया उसको देख लो। फोकल लेंथ कितना दिया है, एफ की वैल्यू कितनी है 250 समय में, 250 लिख लो। जब एफ की वैल्यू 250 है तो इसमें एफ प्लस डी होता है ना, इसका मतलब है 250, 95 वाला आंसर तो हटा दो, ये आंसर नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपको पता है आपसे पूछा क्या है एडिटिव एंड मल्टीप्लाई, सॉरी आपसे एडिटिव पहले पूछा है, तो एडिटिव में आपका जो भी आंसर होगा वो कभी भी आपका कम वाला नहीं हो सकता। मतलब 95 यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन सा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा निकल के आती है, ठीक है। तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू ये निकल के आती है। एफ ये हो गया, डी आपको दे रखा है, डी कितना दे रखा है, शायद मेरे को लग रहा है ना दैट इज़ 190 दे रखा है, तो सी की वैल्यू निकालोगे, एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी होता है, तो दिस इज एफ कितना है 250 है प्लस 190 है, ये आ जाएगा 440 आ गया। तो एक तो आंसर मिल गया, जो 440 में दो ऑप्शन है, एक ये एक ये। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, चल अब आपको क्या चाहिए, दैट इज़ आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट के चाहिए, दैट इज़ के इजकल टू एफ अपान आई। एफ आपके पास है 250 है, और आई स्टेडिया इंटरवल के कितना दे रखा है 2 mm दे रखा है। देखो स्टेडिया इंटरसेप्ट 2 mm, तो ये 150 आ जाए, तो हो गया काम। तो ये इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा, दिस द डी इज़ द करेक्ट आंसर, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। एक जैसे क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप इफ एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, के इज द और सी इज द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट करके दे रखा है। तो आप आसानी से लगा सकते हो, डी इजकल टू के एस प्लस सी लगाओगे, एनालिटिक है तो सी 0 कर देना, सीधे आंसर के एस आ जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। चल अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट इज कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ रीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर दैट इज जो भी हो 6 नंबर है, 2017 में पूछा गया। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल distance, calculate the horizontal distance of a point from if a point from the instrument if the staff intercept is staff intercept is 2.5 meter, the micrometer reading of the drum, अब की बार देखो क्या दिया, माइक्रोमीटर दे दिया, द माइक्रोमीटर रीडिंग, अच्छा क्वेश्चन है, द माइक्रोमीटर रीडिंग, पहली बार अगर नहीं लगाए होगे तो दिक्कत हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। रीडिंग ऑफ द ड्रम ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ द ड्रम, of the diaphragm
ऑफ द डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम इज 3.2 and the micrometer screw has, and micrometer, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, and micrometer screw has 100 threads, उसमें 100 threads हैं in 1 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास, आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी होगा, लिखने की इतना खास ज़रूरत नहीं है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 200 mm, एफ तो दे रखा है आपको, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्मॉल डी दे रखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एंड द सेंटर ऑफ द ग्लास, इसका मतलब स्मॉल डी भी दे रखा है, मैं शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, दैट इज़ 180 mm। तो आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द होरिजेंटल, डी इक्वल टू क्या लगाते हो, KS + C चाहिए होता है। आपके पास एफ है, कितना है, एफ आपके पास में है, दैट इज़ फोकल लेंथ आपको दे रखा है ना, ऑब्जेक्टिव ग्लास इज इतना, तो 200 ये दे रखा है, और डी आपको बता ही दिया है कितना है, 180 mm है। तो इससे आप सी निकाल सकते हो, C = F + D, और C का ये आ जाएगा आपका 380 आ जाएगा mm। और ऑप्शन मैं दे देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दैट इज़ पहला दे रखा है, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ 972। इसने ये तो बताया नहीं कि किस में निकालना है, मीटर में ही निकालना होगा, फिर पहला ऑप्शन लिख लो 972। बी ऑप्शन आपके सामने वह 1367.4, सी ऑप्शन आपके पास है 562.8, और डी ऑप्शन आपके सामने 1721.6। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपको दे रखी है, ठीक। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमको चाहिए। तो आपके पास 100 कितना दिया है, ये दे रखा है आपको 300 mm में दे रखा है ना, तो एक काम कर दो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 380, ये मीटर हो जाएगा, ठीक। और आपको देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकाल लीजिए आप। एस आप निकाल सकते हो, कितना इंटरसेप्ट दे रखा है, एस की वैल्यू कितना दे रखा है, एस की वैल्यू है 2.5 है, ये तो बता रखा है ना। यहाँ पे देखो मेन कहानी जो फंस रही है वो के पे फंस रही है, के = F/I। एफ़ की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितना है, एफ़ है 200 है ना, 200 करके दे रखा है, एफ़ 200 ये ना, चलो 200 लिख लेते हैं, दिस इज़ द 200, 200 एफ़ आपको दे रखा है। अब सबसे खास बात जो यहाँ पे आ रही निकल के उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो, एफ़ की वैल्यू कितनी है, 200 है, बाकी सारी कहानी आपको दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पे जो है कोशिश ये करेंगे कि इसके इंटरवल के बारे में बात करेंगे कि स्टेडिया का इंटरवल कितना निकल के आया, ठीक है। तो स्टेडिया के इंटरवल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चल, सबसे खास बात यहाँ पे जो है वो स्टेडिया इंटरवल की है, दैट इज़ आई कैसे निकलेगा। तो आई निकालने के लिए ध्यान देने वाली बात है, पढ़ो अच्छे से। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टाफ इंटरसेप्ट, इतना कहानी छोड़ो। माइक्रोमीटर रीडिंग इज ऑफ द ड्रम इज डायफ्राम इज 3.2, उसकी रीडिंग आई, लेकिन एंड माइक्रोमीटर स्क्रू हैज़ 100 थ्रेड्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में, अगर 1 सेंटीमीटर में उसकी 100 थ्रेड्स हैं, इसका मतलब उसकी पिच है, ठीक। तो एक काम ये कर सकते हैं, रीडिंग आपकी कितनी है, 3.2, यहाँ से स्टेडिया इंटरवल आपका निकल जाएगा 3.2 × 1/100, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका 100 थ्रेड्स में 1 सेंटीमीटर आता है, तो एक थ्रेड में कितना आएगा वो निकाल सकते हो। तो एक थ्रेड में आएगा 1 सेंटीमीटर/100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेडिया इंटरवल पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो सेंटीमीटर में आया, किस में आया, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको 10 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा mm में, तो ये आ जाएगा 0.32 मीटर। तो आप 0.32 मीटर लिख सकते हो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, mm में ही आएगा, 0.3 mm, 0.32 mm में ही आएगा। 1 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया mm में, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पिच है। स्क्रू जैसे हम टाइट करते हैं ना तो उसको घुमाते हैं
तो मान लिया वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 100 थ्रेड्स उसमें लगी हुई हैं, तो यही मतलब होता है। अच्छा, अब आई आपके पास 0.32 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 200 डिवाइड बाई करके 200 डिवाइड बाई 0.32 करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आपका आंसर आएगा वो 625 आएगा। तो के की वैल्यू आ गई 625। अब आपको आंसर चाहिए तो क्या करोगे, डी इजकल टू के एस प्लस सी करोगे। के की वैल्यू आपके पास 625 है, एस की वैल्यू आपके पास निकाल रखे हो 2.5 है, तो और प्लस ऑलरेडी आपके पास में ये कितना है 380 mm कन्वर्ट कर देना, तो सारा रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका आएगा 1562.88। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 1562.88। तो इस तरीके से आप इसको, सॉरी यहाँ पे आपको ये मीटर में ही रखना है और बाकी आपको 625 वाला जो वैल्यू है ना वो मीटर में ही आएगा, कि कांस्टेंट है ना, तो 625 तो कोई कांस्टेंट है, कोई यूनिट तो होगी नहीं। एस 2.5 मीटर में, अगर ये मीटर में है तो ये पूरा रिजल्ट मीटर में, और ऑलरेडी सी की वैल्यू मीटर में है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे टैकल कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसका, क्योंकि इसने स्क्रू वगैरह के बारे में बता दिया, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पिच ऑफ स्क्रू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/100। तो पिच ऑफ स्क्रू जो है वो आपके निकल के आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज, आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज पिच ऑफ स्क्रू, पिच ऑफ स्क्रू दैट इज़ 1 cm/100, ये हो जाएगी। अब पिच को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके क्या पे जो भी डायफ्राम पे रीडिंग होगी तो आपको वैल्यूज निकल जाएगी, उसके स्टेडिया इंटरवल के बारे में जानकारी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है जो मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसको कर ले जाओगे, मैं बोल देता हूँ, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ द रीडिंग्स। देखो ये बोला है क्या है, मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ रीडिंग, मतलब आपको निकालना है डी। आर इसकी रीडिंग्स दे रखी हैं 1.56 मीटर, 2.05 मीटर एंड 2.56 मीटर। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दे रखा है, एडिटिव कांस्टेंट दे रखा है, नहीं निकाल पाओगे, निकाल ले जाओगे। 3 रीडिंग दे रखी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये करा देता हूँ नहीं तो फिर गलत कर जाओगे, करा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, इसको रफ कर देता हूँ। इसमें 3 रीडिंग दी हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द distance between, calculate the distance between instrument and staff reading, instrument and staff readings, staff readings, staff readings are 2.05 meter and 2.56 मीटर। ठीक है, चलो, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट that is k is equal to 100 and additive constant is equal to 10। ठीक है, चलो लगाते हैं। देखो स्टाफ जब आपने लगाया यहाँ पे हुआ क्या, ये ग्राउंड था कहीं पे, किसी भी तरीके स्टाफ लगाया, ये एक रीडिंग, एक ये रीडिंग और एक ये रीडिंग आपने पता की, दिस इज़ द S1, दिस इज़ द S2, दिस इज़ द S3, ऐसे मान लेते हैं। तो आप ये बताओ, ये जो रीडिंग होती है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड, दिस इज़ S, दिस इज़ S, S इज़ द डिफरेंस ऑफ S3 माइनस S1, इससे कोई मतलब नहीं है। तो D इजकल टू K इंटू S प्लस C, K आपको दे रखा है 100 है, S आपको चाहिए, S कैसे निकालोगे, S इजकल टू S1 S3, दिस इज़ S1, मैं लिख देता हूँ, S1 इज़ हाउ मच 1.56 मीटर, S2 इज़ हाउ मच 2.05 मीटर
उसी क्रम में मैंने लिखा बढ़ता हुआ क्रम। ये स्टाफ जब आपने लगाया तो बढ़ते हुए क्रम में मैंने उसको डिनोट किया। तो कम वाली वैल्यू सबसे नीचे, उसके बाद ये वाली वैल्यू, उसके बाद ये वाली वैल्यू। तो S3 की वैल्यू है दिस इज़ 2.56, तो निकाल लेते हैं। दिस इज़ S1 माइनस S3 या S3 माइनस S1 दैट इज़ 2.56 माइनस 1.560। ऐसा मत कर देना, इनको दोनों घटा देना, आंसर गलत आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो दिस इज़ द S की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे 1, और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ द 10। हाउ मच, तो दिस इज़ द 110 आंसर आ जाएगा मीटर। तो ऑप्शन भी ऐसा था, 64 था, 110 था, 112 था। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। A 64, B 110, C 112 और D ऑप्शन है 215.67। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया B। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी आपने कर लिया, ठीक है। सब कुछ क्लियर है एकदम से अच्छे से। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो हमको अपनी तैयारी इसी हिसाब से अपनी मेंटेन करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल हैं, तो आपको बस याद रखना है कि कैसे वहाँ पे हैंडल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर में कल डील करेंगे 8 वाला चैप्टर। हो सकता है कि एरिया वॉल्यूम को डिस्कस कर दूँ, या हो सकता है प्लेन टेबल को डिस्कस करूँ, दोनों में से कोई एक टॉपिक आपका हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।